नमस्कार, मैं सोनिका पवार सवेरा और आप देख रहे हैं झज्जर सवेरा। खेल विभाग के डायरेक्टर पंकज नैन ने झज्जर सवेरा से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि अगर कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर स्थान प्राप्त करता है तो हम उसे अवार्ड के साथ साथ छात्रवृत्ति भी दे रहे हैं। स्टेडियम के बारे में पंकज नैन ने बताया कि नए स्टेडियम के साथ साथ पुराने स्टेडियम की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया गया है। जो लोग स्टेडियम में काम कर रहे हैं उन्हें डीसी रेट के तहत वेतन दिया जा रहा है। खेल कोटे की भर्तियों को लेकर पंकज नैन ने बताया कि ग्रुप डी में खिलाड़ियों के लिए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से भर्तियां निकाली गई हैं। जिन भी खिलाड़ियों के पास ग्रेडेशन सर्टिफिकेट होगा वो उनके योग्य होंगे। पंकज नैन ने कहा कि सर्टिफिकेट से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की ये मुहिम है कि हम अपने खिलाड़ियों को बेस्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, चाहे वो खेल स्टेडियम के रूप में हो, चाहे वो उनके कैश अवार्ड्स को लेकर हो या बाकी फैसिलिटीज़ को लेकर हो। इसी के तहत पिछले साल जो भी पेंडिंग कैश अवार्ड थे वो सभी खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिए हैं और डायरेक्ट उनके खातों में जा रहे हैं। स्कॉलरशिप कैश अवार्ड से अलग अब मिलनी शुरू हो गई है और जो भी खिलाड़ी नेशनल में कोई भी पोजीशन लेता है उसको कैश अवार्ड के साथ साथ हम स्कॉलरशिप भी देना शुरू कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो ना केवल हम नए स्टेडियम्स का निर्माण कर रहे हैं बल्कि जो एग्जिस्टिंग स्टेडियम्स है उनकी भी मुरम्मत का काम अभी हमने शुरू करवा दिया है। करीब 250 ग्राउंड्समैन जो पहले सिर्फ 5,000 रुपये महीना में नौकरी करते थे उनको जो अब डीसी रेट के तहत रख लिया और करीब 15 से 17,000 रुपये वो हमारे स्टेडियम्स की मेंटेनेंस का काम करेंगे। अगर आप अभी पंचकुला में देखें तो पिछले एक साल में यहाँ पर वर्ल्ड लेवल का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमने तैयार किया है। आप अम्बाला में देखेंगे तो ओलंपिक लेवल का इंडोर स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गया है। करीब पूरी स्टेट में हमारे 12 हॉकी के एस्ट्रोटर्फ अभी चल रहे हैं और 4 का हम निर्माण और कर रहे हैं। हमारे 10 से ज़्यादा सिंथेटिक ट्रैक हैं जहां पर बच्चे एथलेटिक्स की तैयारियां करते हैं। जहां तक बात जो एग्जिस्टिंग स्टेडियम्स हैं उनकी मरम्मत की है तो इस साल की विशेष मुहिम ये है कि हम जो भी एग्जिस्टिंग स्टेडियम्स हैं उनकी जिस भी तरीके से मरम्मत की ज़रूरत है अगले 6 महीने में वो करवाएंगे और हर एक स्टेडियम में जो भी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसको अच्छे तरीके से तैयार करें। सरकार ने खेल कोटे से ग्रुप डी में 1518 वैकेंसीज़ निकाली थी और उनमें बच्चों को ग्रेडेशन सर्टिफिकेट लेकर आना था। इस 1518 में से क्योंकि बच्चों ने बगैर किसी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के अप्लाई कर दिया था, जब ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनने लगे तो केवल 600 और 700 खिलाड़ी ही ग्रेडेशन सर्टिफिकेट लेकर आए। इसी के लिए क्योंकि सभी खिलाड़ियों को नौकरी मिल जाए तो 2 लिस्ट और सरकार ने आगे एक्सटेंडेड लिस्ट निकाली जो वेटिंग में थे बच्चे थे कि ये भी अगर ग्रेडेशन सर्टिफिकेट ले आएंगे तो उनको भी नौकरी मिल जाएगी। पर अभी तक भी वो 1518 का कोई नंबर पूरा नहीं हो पाया। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ग्रुप डी की नौकरियां जो खेल कोटे से भरी जानी है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, हमें इतने खिलाड़ी ही नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात इसमें कि जेन्युइन खिलाड़ी हमें मिले और शिकायतें इसमें बीच में आई थी कि बहुत सारी एसोसिएशन और फेडरेशंस फ़र्जी तरीके से सर्टिफिकेट बच्चों को बनाकर दे रही हैं और उस पर वो ग्रेडेशन की सर्टिफिकेट ले रहे हैं। उस पर हमने एक जांच बिठाई थी जिसमें इस तरीके की काफ़ी शिकायतें सच मिली थी और उसको विजिलेंस को दे दिया था। उसके बाद भी जब भी इस तरीके की शिकायतें आने लगी तो इसको और ज़्यादा ओपन करने के लिए जितने भी हमने ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनाए हैं उनका डाटा पब्लिक डोमेन में डाल दिया है ताकि सभी को पता चल जाए कि किस किस बच्चों के ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बने हैं। और बड़ी अच्छी बात है, पिछले 3 दिन से जो डाउटफुल कैंडिडेट्स हैं उनके नाम हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। अगले 10 दिन में इस लिस्ट को कंपाइल करके उनकी थोरो वेरिफिकेशन करवा के जो भी उनमें से फर्जी होंगे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ना केवल वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कैंसिल होंगे बल्कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आप लोगों के माध्यम से भी मेरा अनुरोध है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने जाने अनजाने में ये गलती कर ली है अभी अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कैंसिल करवा लें, अन्यथा बाद में ये कैंसिल तो होना ही है, उसके साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी उनके अगेंस्ट की जाएगी। भारत के जितने मेडल आते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में उसमें से 1/4 से लेकर 1/3 मेडल हरियाणा के आते हैं और इस बार तो ओलंपिक का अगर आप देखेंगे तो आधे मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने पैदा किए हैं। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ एक ऐसे खेल हरियाणा में 4 या 5 ऐसे खेल काफ़ी पॉपुलर हैं, चाहे वो कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, एथलेटिक्स है, तीरंदाजी है, शूटिंग है। यहाँ के बड़े अच्छे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे पास
हैं। इस बार का जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहा है उसमें से इंग्लैंड ने शूटिंग को उसमें से हटाया है, और अगला जो राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया को अलॉट किया है उन्होंने शूटिंग के साथ साथ तीरंदाजी और कुश्ती को भी उसमें से हटाकर अपने कुछ गेम ऐड किए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में जो होस्ट स्टेट होती है उसको अधिकार होता है कि वो अपने कुछ गेम चूज़ कर सकती है, और अमूमन ये देखा गया है कि अब जिन गेम्स में वो कंट्री ज़्यादा पावरफुल होती है वो अपने गेम ऐड करके दूसरी कंट्रीज़ के गेम्स को हटा देती है। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि हमें बिल्कुल, चाहे वो स्टेट के लेवल पर हो चाहे हमारी यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पर हो, इस चीज़ का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमें करनी चाहिए कि ये खेल सम्मिलित हों, ना केवल इस राष्ट्रमंडल में बल्कि अगले राष्ट्रमंडल में भी, ताकि हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सके, देश के लिए मेडल ला सके। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जो भी हमारा खिलाड़ी खेलता है तो उसको ना केवल कैश अवार्ड मिलता है बल्कि सरकार सीधा नौकरी भी देती है, तो काफ़ी खिलाड़ी हमारे उससे बेनिफिट होंगे। खेल एक ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ा नशा है, मैं तो युवाओं को ये कहूँगा, और बाकी के सभी नशे छोड़कर इस नशे को अपना लें। ये एक ऐसा नशा है जो आपको ना केवल एक करियर देता है बल्कि आपका देश में, विदेश में, राज्य में, हर जगह आपका नाम भी बनाता है। और जब आप खेल खेलने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा आदमी इस चीज़ को फील करता है। ना केवल बच्चों को बल्कि मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को किसी ना किसी खेल में बचपन से ही ज़रूर डालें, ताकि वो आगे बनकर ना केवल नशे की लत से दूर रह सके बल्कि एक अच्छा नागरिक भी बन सके। अमूमन खिलाड़ी को आप कहीं पर भी देखेंगे उसमें डिसिप्लिन, उसमें देश प्रेम की भावना और कुछ करने का जज्बा बाकी आम नागरिकों से सारी ज़िंदगी ज़्यादा रहता है।